हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक टुडे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि टीएस और पीएच चार्ट बनाते कैसे हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं टीएस को पीएच में और पीएच को टीएस में। ठीक, वेरियस प्रोसेस हैं। इसके लिए हम एसएफई कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। एसएफई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा करके उसके सारे प्रोसेस के लिए वर्क डन और एंथैल्पी चेंज जो भी होता है वो सारा कुछ क्या है फाइंड कर लेंगे। साथ साथ देखेंगे जो वेरियस प्रॉपर्टीज है आपकी कूलिंग हीटिंग, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। साथ साथ हम क्या करेंगे, एक काम और करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन करते चलेंगे आपका जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसके, जहाँ जहाँ से आपके एमसीक्यूज क्रिएट होते हैं सारे पॉइंट्स को देखेंगे, इनस एंड आउट्स जानेंगे उसके। और हम साथ साथ क्या करेंगे, जो सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है वहाँ का जो न्यूमेरिकल बेस होता है वो तैयार कर देंगे। आज के सेशन में हम न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं। ठीक, लास्ट वाले हमने करा था, काफी सारे न्यूमेरिकल किए थे हमने और एमसीक्यूज भी किया था। आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक, देखो वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है आपका, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, दोनों एक ही बात है, या फिर सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक, देखो वेपर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आज जो है कोई भी आपका जो रेफ्रिजरेंट यूज होगा वो क्या होगा, उसको वेपराइज फॉर्म में यूज करना होगा। वेपराइज फॉर्म में यूज होगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका लेटेंट हीट है किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पे, एप्पल लिया आपने, जो जितना भी इसका टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर किसमें कहाँ, जो इसका टेम्परेचर है, जो हीट है यहाँ से हीट क्या है ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर इसका डाउन होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी आपका एप्पल जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, हमें इसे लाना कितने पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है। जो डिफरेंस है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये टेम्परेचर हीट के फॉर्म में क्या होगा आपका, निकलेगा कहाँ जाएगा, वो जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है ये लेकर के रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होने के बाद ये आगे जाएगा, अब क्या जाएगा कहाँ जाएगा, यही हमें समझना है आज अपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ठीक, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक, वीसीआरसी। और चलिए देखते हैं कि करके पहले हम समझेंगे चीजों को। पहले एक सिंपल डायग्राम समझते हैं। सिंपल डायग्राम क्या होता है आपका वो समझते हैं कि आपका पूरा अरेंजमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे डिवाइस लगी होती है कहाँ पे नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखो जो फ्रिज है आपका, देखिए एक लाइव एग्जांपल फ्रिज का लेंगे जो अपने घर पे यूज होता है, ताकि हम इजीली से क्या क्या कर सकें, उसे कंपेयर कर सकें इस साइकिल से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी बातें देखनी है हमें। जहाँ जहाँ पे एमसीक्यूज बनेंगे वहाँ पे आप वीडियो को रोक देना, उसे नोट कर लेना, एक पेन और पेपर लेके बैठा करो, हमेशा बोला है स्टार बना के किसी भी आप नोटेशन में नोट कर देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका जो फ्रिज है, यहाँ फ्रिज समझिए, यहाँ पे आपका डायग्राम समझेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है। फ्रिज का इवेपोरेटर हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेटर जो आपका जहाँ पे आप सामान को रखते हो, ठीक है, वो क्या है आपका इवेपोरेटर है। क्या है वो, इवेपोरेटर। ठीक, इवेपोरेटर का काम क्या होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो भी आपका एप्पल रखा हुआ है, इसके जो टेम्परेचर है इसको चेंज करना, 25 डिग्री से कहाँ पे लाना है, 10 डिग्री पे लाना है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ से अभी हम एक स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से मान लेते हैं, यहाँ से कोई भी है आपका, यहाँ से क्या हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल क्यों बना रहा हूँ आपको मैंने अच्छे से बताया, अपने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है आपको। क्लॉकवाइज साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है। तो आपको रेफ्रिजरेटर को आपको हीट वर्क देना पड़ता है, वर्क आपको इनपुट करवाना पड़ता है। डब्ल्यू इन ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था हमने। चलिए यहाँ से इवेपोरेटर से निकला, क्या निकला, रेफ्रिजरेंट। क्या निकलेगा, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाता है कंप्रेसर में। कहाँ जाता है वो, एक मैं यहाँ पे कंप्रेसर बना देता हूँ, ये क्या है आपका कंप्रेसर, क्या आपका ये कंप्रेसर है। कहाँ पे गया, ये कंप्रेसर पे गया। अब कंप्रेसर से निकलने के बाद देखो सारे प्रोसेस को आपको याद रखना है, कौन सी चीज कहाँ पे लगी होती है ना, ये जरूरी है समझना आपका। कंप्रेसर में क्या, जो ब्लैक कलर का फ्रिज का पीछे के जनरली ब्लैक कलर में कवरिंग करा होता है, एक ऐसा डिवाइस होगा, आप देख पाओगे अगर देखना चाहो तो। यहाँ से निकला, निकलने के बाद कहाँ गया वो, अब गया जो आपका पीछे फ्रिज का जाली लगी होती है ना, इसमें मैंने कल भी बताया था आपको, इस टाइप से फिंस वाली जाली लगी होती है ना, आजकल उसे कवर कर दिया गया है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं उसे, कंडेंसर। इसका काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या है आपका, SER कंडेंसर। ठीक, कंडेंसर काम क्या है, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट की हीट है, लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन, उसको वो क्या है एटमॉस्फेयर में भेजने का काम करता है आपका कंडेंसर। इसीलिए फ्रिज का पीछे का पार्ट जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि वो आपके जो फ्रिज के अंदर की आपकी हीट है उसको वो बाहर निकाल रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपका, कंडेंसर काम क्या है, हीट को निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब रेफ्रिजरेंट यहाँ पहुंच गया, कंडेंसर से कूल होने के बाद कहाँ पहुंचेगा वो, अब पहुंचता है एक डिवाइस यहाँ लगी होती है, उसका नाम है थ्रोटलिंग डिवाइस। इसके बारे में भी और समझेंगे अच्छे तरीके से हम।
थ्रोटलिंग डिवाइस। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? थ्रोटलिंग डिवाइस। इसका काम क्या होता है? जो आपका रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट की बात करें, ठीक है। रेफ्रिजरेंट यहाँ पे क्या होगा, वो उसको एक्सपेंस करवाना है, उसको कहाँ भेजना है? इवोपरेटर में भेजना है, फिर से दोबारा वही काम चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा होता है, हाई प्रेशर लाइन बोलते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, इसे क्या बोलते हैं? लो प्रेशर लाइन बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको स्टोरेज टैंक भी होगा, उससे समझेंगे बाद में हम, जो और डिवाइसेस लगी होंगी उसके बारे में। अभी जनरली बस सिंपल आपका यही होता है इतना, ठीक है। आपका क्या है ये? सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, सिंपल वाला है बिल्कुल। जो आपके 4 पार्ट जरूरी हैं, 4 पार्ट होने जरूर चाहिए उसमें। इवोपरेटर होना चाहिए, कंडेंसर होना चाहिए, कंप्रेसर होना चाहिए, थ्रोटलिंग डिवाइस होना चाहिए, ठीक। इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड थ्रोटलिंग डिवाइस। ये बात समझ में आ गया आपका। चलिए अब इसी चारों को अपने टीएस डायग्राम पे बनाते हैं, जो पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऐसे करेंगे ना, देखो दोनों के साथ साथ बनाएंगे। इधर बनाएंगे टीएस डायग्राम, यहाँ बनाएंगे पीएच डायग्राम, दोनों को बनाएंगे साथ साथ समझते चलेंगे। टीएस का मतलब क्या है? टेम्परेचर और एंट्रोपी। क्या आपको अच्छे से पता है? बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर और एंट्रोपी, और यहाँ पे है प्रेशर और एंथैल्पी, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपके। चलिए तो दोनों को बनाते हैं, समझते हैं जरा किस पे कैसे बनता है। देखो वेपर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे रीजन चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? रीजन चेंज होता रहेगा। सेचुरेशन लिक्विड हो गया आपका, ड्राइनेस हो गया, सब चीज समझेंगे धीरे धीरे करके हम, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए फिर डायग्राम बनाते हैं ना, टीएस और पीवी। दोनों को प्रोसेस के नाम भी देखेंगे साथ साथ, क्या क्या है, कहाँ पे किसको कैसे यूज करना चाहिए। देखो ये आपका है टीएस, अच्छे से समझ लेना इस बात को, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा इसे। यहाँ पे बनाएंगे हम इसका पीएच, प्रेशर एंथैल्पी। अब देखो जरा, सबसे पहला काम क्या होता है, उस डायग्राम को देखो, पीछे वाले डायग्राम को ऐसे आपने बना लिया होगा कॉपी में, थोड़ा सा बना लो इसको, यहाँ पे साथ साथ ना रिलेट करते चलना। नंबरिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको सेम चीज वहाँ पे दिखाई दे। नंबरिंग नंबर 1 यहाँ पे दे देता हूँ मैं। इवोपरेटर से बाहर आया तो नंबर 1, उसके बाद कंप्रेसर से बाहर आया तो नंबर 2, कंडेंसर से बाहर आया नंबर 3, इसके बाद पहुंचा यहाँ पे थ्रोटलिंग डिवाइस से नंबर 4। ठीक, कहने का मतलब है 4 से 1 इवोपरेटर का प्रोसेस, 1 से 2 कंप्रेसर का प्रोसेस, 2 से 3 कंडेंसर का प्रोसेस, 3 से 4 थ्रोटलिंग डिवाइस का प्रोसेस। ये बात समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। थ्रोटलिंग डिवाइस, थ्रोटलिंग वॉल्व एक ही बात है, दोनों को बोल सकते हो आप, इसे वॉल्व भी बोला जाता है, थ्रोटलिंग वॉल्व एक ही चीज है। आप समझ में आ गया आपको। जब मैं बोलूंगा 1 से 2 कंप्रेसर का प्रोसेस, अब ये प्रोसेस कैसा होगा वो देखते हैं जरा इस डायग्राम में। चलो देखो, नंबर पहली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम के लिए क्या है, एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, अपना कर्व जो होता है कर्व बना लिया हमने, ठीक है। पीवी के लिए बना लेते हैं कर्व इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे लिक्विड होता है, इधर सेचुरेटेड लिक्विड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ये लाइन आपकी इधर वाली जो है वो सेचुरेटेड लिक्विड की है, इसे लिखने की जरूरत है नहीं वैसे इस चीज को, लिक्विड की लाइन है ये, इधर वेपर की लाइन होगी, ठीक। चलो ये देखो, सबसे पहला काम क्या है, इवोपरेटर से निकला, यानी यहाँ पे है अभी सेचुरेट की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग रीजन की हम बात करेंगे वो आगे, अभी पहले नॉर्मल समझते हैं इसे कैसे होता है। नंबर 1 यहाँ से निकला आपका, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। यहाँ से कहाँ जा रहा है ये, कंडेंसर आपका गया कंप्रेसर में, यहाँ से गया कंप्रेसर पे, कंप्रेसर पे गया कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। सारे प्रोसेस को अच्छे से समझा रखा है मैंने। यहाँ पे गया 1 से 2, साथ लिखते चलता हूँ मैं, दोनों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे 1 से 2 क्या हो जाएगा आपका, आइसेंट्रोपिक। क्या होगा ये, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझाया। इसका वर्कडन क्या होगा क्या नहीं होता है सारा कुछ बता रखा है। यानी कि क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन हो रहा है, इसका कंप्रेशन। एक लाइन में ही सारा लिख लेंगे, ज्यादा रायता नहीं फैलाना है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कंप्रेशन। 1 से 2 हो गया, यह पॉइंट आपका 2 यहाँ पे हो गया। साथ साथ इसको बना लेते हैं। अब इसमें क्या है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के, आपको पीएच चार्ट बताया था मैं, थर्मोडायनामिक पढ़ा रहा था वहां पे। इसकी लाइन कैसे होती है, टिल्ड लाइन होती है। यहाँ से इसकी लाइन क्या हो गई आपकी, टिल्ड हो गई, 1 to 2 पहुंच गए यहाँ पे। चलिए ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनेगी, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है, एरो कहाँ लगेगा, 1 से 2। अब इसके बाद क्या है, नंबर सेकंड, उसके बाद बात करेंगे, यहाँ देखते चलिए आपको दिखा देता हूँ। 2 से 3 क्या है, कंडेंसर पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है ये, कंडेंसर, हीट को निकालता है बाहर, कंडेंसर निकालेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ये काम। कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो इसके लिए तो सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो कहाँ से कहाँ लाइन आएगी, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो लाइन कहाँ आ जाएगी आपकी, लाइन यहाँ से सीधे यहाँ पे आएगी नंबर 3। इसके तो सीधा होगा ना, आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे पहले इधर आएगा, इधर आने के बाद ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पहुंच जाएगी नंबर 3 पे। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है ये, एरो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। 3 तक हो गया कंप्लीट, 3 तक पहुंच चुके हैं हम। अब देखो नंबर 4 पे 3 से 4 क्या है, थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, थ्रोटल वॉल्व जब बताया था, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है, यानी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। क्या होता है ये, आइसेंथैल्पिक। इसको लिख लेते हैं पहले, 1 2 हो गया, 2 3 लिख लेते हैं आप। 2 3 क्या है आपका, कांस्टेंट
आपका कांस्टेंट प्रेशर, P इक्वल सी लिख देता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, आप समझ पाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है आपका। क्या है ये? हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है ये। क्या है ये? यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। अब बात करेंगे 3 to 4 की। 3 to 4 पे क्या है आपका? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि आइसेंथैल्पिक लिख देता हूँ इसे मैं। आइसेंथैल्पिक मतलब क्या होता है आपका? एंथैल्पी कांस्टेंट है। आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक पी आई, आइसेंथैल्पिक मतलब क्या होता है आपका? थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक, यानी ये एक्सपेंशन। क्या है ये? एक्सपेंशन। ठीक, ये हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या है? एंथैल्पी कांस्टेंट। ये लाइन क्या है? यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल। ये लाइन क्या होगी आपकी? नंबर 4 तक स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो लाइन आएगा वो कैसे आएगा? अब ये रिवर्सिबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पहुंच गया आपका नंबर 4 पे। इसके बाद दिखा सकते हो ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर तो मिटेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया हमने। नंबर 4 यहाँ पहुंच गए। इसके बाद क्या होता है आपका? 4 to 1। 4 to 1 क्या होगा आपका? 4 to 1 इधर, 4 to 1 पे क्या होगा देखते हैं जरा पीछे आकर के। 4 to 1 देखो, 4 to 1 क्या है? इवोपरेटर में है। इवोपरेटर का मतलब कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 to 1, इसको ऐसे मिला देते हैं यहाँ से, इसको भी ऐसे मिला देते हैं। ये साइकिल हो गया आपका कंप्लीट, एक हो गया पूरा। यहाँ पे 4 to 1 पे क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है? ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हो रहा है यहाँ पे? एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है आपकी ये? हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। बस 1 मिनट थोड़ा वेट करिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है? 4 to 1 क्या है आपका? थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत आने लगती है, वो हैंग होने लगता है, पता नहीं क्यों। 4 to 1 क्या हो रहा है यहाँ पे? 4 to 1 प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है आपका? हीट एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन। ये बात समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, देखिए अच्छी तरीके देख लीजिए, पी आप टीएस और पीवी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों में कन्वर्जन, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे डायग्राम ही आपको आना चाहिए। देखो ज्यादातर क्या होता है, टीएस चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा ये वाला। यहाँ पे ये पूछता है एमसीक्यू जो बनता है यहाँ से बनता है कि जो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है वो थ्रोटलिंग डिवाइस में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो आप बोलोगे आइसेंथैल्पिक। हीट एडिशन कहाँ होता है, हीट रिजेक्शन कहाँ होता है? आपको अच्छे तरीके से पता है हीट कहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन क्यू ए लिखेंगे, हीट यहाँ से बाहर जाता है तो क्यू आर लिखेंगे, हीट का रिजेक्शन लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब सारी डिवाइस क्या होती हैं? सारे ओपन सिस्टम में होते हैं और ये क्या फॉलो करते हैं? एसएफई को फॉलो करते हैं। सारे डिवाइस यहाँ पे जितने डिवाइसेस लगे थे आपके चारों क्या आपके ओपन सिस्टम में है। चारों क्या है आपकी? ये ओपन सिस्टम में है, और ओपन सिस्टम होंगे तो आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में सारा आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता रखा है मैंने। यहाँ पर हम इसका यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे खाली। ठीक है, मैंने वहाँ पे करवाया भी था आपको, प्रोसेस के लिए करवाया था ना, करवाया था सारा, वही काम यहाँ पे भी करना है हमें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हो जिन्होंने नहीं देख रखा है। ओपन सिस्टम है, इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपका एसएफई और सारे प्रोसेस के लिए यहाँ पे निकालेंगे क्या क्या निकलता है आपका वर्क डन, हीट सप्लाइड। जो दो बातें निकालनी है खाली, हीट कहाँ पे चेंज हो रहा है, वर्क कहाँ पे चेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं निकालना है। चलो अब क्या है, ऐसा मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, किससे नेग्लेक्ट कर देंगे? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करने के बाद अपना सारा वर्क डन निकाल लेंगे। तो नंबर पहला कंप्रेसर के लिए बात करें, नंबर पहला फोर कंप्रेसर कंप्रेसर के लिए क्या हो जाएगा आपका? कौन सा प्रोसेस था? कंप्रेसर के लिए प्रोसेस है 1 to 2। तो 1 to 2 पे प्रोसेस पे हो क्या रहा है आपका? तो देखो आपको अच्छे से याद होगा एसएफई क्या होता है, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G प्लस Q इक्वल क्या था आपका? H2 प्लस C2 का स्क्वायर। ये वेलोसिटी होती थी, मैंने आपको बताया था। C1 C2 यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, हीट सप्लाई। ऐसे याद करने का ट्रिक भी बताया था मैंने आपको एक। ठीक है, Z2G प्लस यहाँ पे वर्क डन, हीट दिया था तो वर्क डन आ जाएगा, उस चीज को हमें देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कर दो आप नेग्लेक्ट, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा, हमें बराबर यही लेना है। ठीक है, H1 प्लस Q, तो मैं डायरेक्ट अब यही लिखूंगा H2 प्लस W, ये हो गया। अब कंप्रेसर की बात करी जाए, कंप्रेसर में क्या होता है आपका? जो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स?
Q इक्वल 0 होता है। तो क्या बोलोगे आप, H1 एक अच्छे समझ लोगे तो आपको सारा ओवरऑल क्या है समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ से W लिखेंगे, W देखो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू H2 माइनस H1। माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क इनपुट। माइनस को हटा देते हैं, माइनस का साइन हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ये वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना है H2 माइनस का H1, यानी फर्स्ट हो गया आपका ये एसएफ के लिए, कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर के लिए क्या हो जाएगा वर्क डन आपका H2 माइनस H1। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें क्या हो जाएगा, आप बात करते हैं कंडेंसर प्रोसेस की 2 to 3। तो कंडेंसर प्रोसेस होता है आपका नंबर सेकेंड क्या है, नंबर सेकेंड फोर कंडेंसर। कंडेंसर के लिए क्या हो जाएगा फोर कंडेंसर प्रोसेस। कंडेंसर प्रोसेस कौन सा है आपका 2 to 3। यहाँ पे भी क्या है वही सेम एसएफई लगाएंगे तो H2 प्लस Q इक्वल क्या हो जाएगा H3 प्लस W। इसे नोमेन आपका नेमिंग से वैसी कर रखा है मैंने। कंडेंसर प्रोसेस की बात हो रही है, कंडेंसर प्रोसेस का मतलब क्या है आपका जो ऊपर की तरफ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से, अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ठीक है। आपने एक डायग्राम बना लिया करो, उससे क्या है बहुत ईजी हो जाता है आपका। केस की बात करूँ 2 to 3 क्या था आपका स्ट्रेट लाइन थी ऐसे करके, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हो रहा था यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका कंडेंसर प्रोसेस है यहाँ पे वर्क डन क्या होगा जीरो, वर्क डन क्या होगा जीरो, हीट सप्लाई हो रही है ना, वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे Q प्लस H3 प्लस जीरो। यहाँ से क्या निकालेंगे, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाएगा तो H3 इसको इधर लाएंगे, इसको यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस Q इक्वल H2 माइनस H3। माइनस Q का मतलब क्या है, हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसे नेगेटिव साइन को हटा देते हैं तो हो जाएगा H2 माइनस H3। तो बात समझ में आ गया आपके, ठीक। हमेशा ध्यान देना है लॉजिक छोटा सा, एंथैल्पी होगा वो हायर माइनस मिनिमम होता है, ज्यादा माइनस कम, यहाँ पे ज्यादा इधर कम है, ऐसे करके आप समझ पाओगे। इसलिए नेगेटिव साइन को हमने इधर नहीं रखा, H3 माइनस H2 नहीं किया, इसीलिए। तो बात समझ में आ गया आपको, ऐसे याद रख सकते हो आप। नंबर क्या था आपका, ये सेकेंड था। नंबर थर्ड इस समझ लेते इधर जल्दी जल्दी। तो नंबर थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका थ्रोटलिंग वॉल्व। जो थ्रोटलिंग वॉल्व लगा हुआ है आपका थ्रोटलिंग, देखो नोट्स बना लोगे ना उससे आपको फायदा होगा। बेनिफिट क्या होगा, आपको बार बार वही रिवाइज करोगे जल्दी जल्दी हो जाया करेगा। थ्रोटलिंग वॉल्व में क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है आपका। एंथैल्पी कांस्टेंट का मतलब क्या है, चलिए एंथैल्पी कांस्टेंट H यहाँ पे कांस्टेंट होगा, समझ लेते हैं कैसे क्या है। H3 प्लस Q, अब नीचे की तरफ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ 4 लिख देते हैं इसे, H3 प्लस Q। देखो डायग्राम रहेगा ना दिमाग में, फटाफट आप लिख पाओगे H4 प्लस, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में Q इक्वल 0, W इक्वल 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा आपका H3 इक्वल H4। बात को ध्यान रखना है, ये पेपर में एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है बार बार। नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका इवोपरेशन प्रोसेस, यानी कि जो इवोपरेटर में हो रहा है, इवेपोरेटर प्रोसेस। इवेपोरेटर में क्या है प्रोसेस, यानी 4 to 1। 4 to 1 पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये वाला प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। नीचे 4 to 1 PS की बात करें अगर, तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को, कुछ है नहीं इसमें। इक्वल क्या हो जाएगा आपका H1 प्लस W। अब यहाँ पे करेंगे वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा आपका हीट एब्जॉर्प्शन इक्वल H1 माइनस H4। वही हमेशा याद रखना है, ज़्यादा माइनस कम, H1 ज़्यादा होगा यहाँ पे, H4 से 1 से 4 माइनस करेंगे, ना कि 4 to 1 करेंगे, ठीक। या आप याद रखने के लिए थोड़ा सा लॉजिक यूज कर सकते हो। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका एफिशिएंसी कितना होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस कितना होगा, COP कितना होगा, COP ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यानी मैं R लिख देता हूँ छोटा सा। इससे क्या होता है आपको पता है अच्छे से, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। एक ही फॉर्मूला आपको 10 बार बता रहा हूँ, इसलिए याद रखना अच्छे तरीके से। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो क्या होगा, यही तो होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि H। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, Q जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, H1 माइनस H4। ये तो समझ में आ गया। अब H4 की जगह आप चेंज भी कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है H4 किसके इक्वल है, इधर देखो आप जरा, H4 इक्वल है आपका H3 के। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, H4 की जगह H3 भी कर सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है खास। वर्क इनपुट का मतलब क्या है, जितना भी आपका वर्क डन कहाँ पे करा जा रहा है, वर्क डन हो रहा है आपका कंप्रेसर चलाने के लिए, इतना ही मान के चलते हैं। वर्क डन कहाँ पे होता है आपका, कंप्रेसर चलाने के लिए वर्क होता है, बाकी सारे वर्क को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
कि आपका, क्योंकि अभी देखो क्या है, ये थ्योरेटिकल साइकिल है, इसलिए ऐसे करें, एक्चुअल लेंगे तो वहाँ पे करना पड़ेगा। चलो वर्क इनपुट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H2 माइनस H1, यहाँ पुट कर देते हैं दोनों को, क्या हो जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1, या तो ये हो जाएगा आपका COP, या फिर क्या हो जाएगा आपका H1 माइनस H3 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। ये बात सुनना आ गया आपको, ये हो जाएगा आपका COP के टर्म में बोला जाएगा, तो आपका इस तरीके से आप लिख पाओगे। इसको ब्रैकेट में बना दो आप, इसको ब्रैकेट में कर दो बंद, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इससे सारे न्यूमेरिकल्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। H1 H2 H3 सब दिया रहता है आपको, बस ध्यान एक बात को देना है, कहीं कहीं यहाँ पे आपका H4 ना देकर के H3 दिया हुआ, तो आपको समझ जाना एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो H4 की जगह H3 भी आप लिख सकते हो। ठीक, नाम से आपका नेमिंग से दिया होगा, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हम देख लेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल हम। चलिए अब आगे बढ़े, थोड़ा सा टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं आगे। कितनी बात समझ में आ गया आपके अच्छे तरीके से। चलिए जहाँ पे कैपेसिटी बोलेगा वहाँ पे आप मास का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो एमसीक्यूज बनता है आपका, एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो आप, यहाँ से एमसीक्यूज का भरमार है, एक के बाद एक एमसीक्यूज बनेंगे बैक टू बैक। ठीक है, क्या बनेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ वेरियस, जो आपका प्रॉपर्टी होता है ना, वेरियस प्रॉपर्टीज जो है उनका इफेक्ट क्या होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। कहने का मतलब है हम यहाँ पे देखने वाले क्या है, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक, 20 लिख दिया, समझ जाओगे आप इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जैसे मैंने बताया था आईसी इंजन, आपका आईसी इंजन हो चुका है, मैं बता दो फिर से आपको एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं सारी बातें, क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं फिर इसमें, उसके बाद टाइम नहीं है ज़्यादा। नंबर फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला हम देखेंगे कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए तो सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ जाए। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इवेपोरेटर आपका प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर, अगर आप इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे से डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा डायग्राम बनाएंगे, पीएच पे बहुत इजी होता है समझना, इसलिए हम पीएच कर्व बनाएंगे। फिर आप पीएच कर्व इस तरीके से बनाएंगे, क्या हो जाएगा देखो, नॉर्मल जो ऑपरेशन होते थे वो क्या थे हमारे 3 to 4 एक सिंपल बना लेते हैं, उसके बाद चेंज करके फिर एक और बना लेंगे। ये आपका 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, सारा लगा दिया हमने एरो ऐसे करके। अब बोला गया क्या, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रोसेस को डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, ये 4 डैश हो जाएगा, 1 डैश हो जाएगा। अब इसको जब कंप्रेस करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपका ओरिजिनल साइकिल क्या था आपका 1 2 3 4, ये क्या था आपका ओरिजिनल साइकिल था, और उसके बाद 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश, ये आपका क्या था, न्यू साइकिल है जो हमने नया बनाया है ना, वो साइकिल है अपना न्यू साइकिल। अब देखेंगे दोनों में क्या अंतर है, कंपैरिजन करते हैं कुल मिला के। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया है, पहले क्या था आपका H1 माइनस H4, पहले क्या था आपका H1 माइनस H4, अब क्या हो गया, डिक्रीज हो चुका है, ये तो डिक्रीज लिख देते हैं यहाँ पे, डिक्रीज हो गया अब नंबर पहली बात। सेकंड बात क्या हो गया है, नंबर पहला सेकंड थिंग्स क्या हुआ है यहाँ पे, हुआ है वर्क इनपुट की बात करोगे आप, पहले क्या था H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, अब ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हो गया। आप देख पाओगे अगर ये ग्राफ में देखोगे तो आप, ये इंक्रीज हो गया है, क्या हो गया है, ये इंक्रीज हो चुका है ये। तो सीओपी क्या होगा, अभी मैंने आपको जस्ट अच्छे से बताया कि सीओपी क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट बढ़ चुका है, सीओपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो गया है, सीओपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सीधी सी बात है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इवेपोरेटर प्रेशर्स को डिक्रीज कर देते हो तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। ये स्टार बना के लिखोगे, एमसीक्यूज पूछा जाता है 100% यहाँ से पूछा जाता है। 4 टॉपिक है आपके, चारों से एक एमसीक्यूज हमेशा पूछे जाते हैं, इसी से आपके पेपर कंप्रेशन से यही बात है, तो आपको पेपर में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक, अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो पूरे लिखना पड़ता है, जैसे बता रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ
ताकि आप पहले पेपर फर्स्ट अपना दे लो जिसका एसएससी का पेपर है, उसके बाद आप सेकंड के लिए फिर से दोबारा वीडियो देख के तैयारी कर लेना। अभी क्या एक बार देखते चलोगे तो कुछ छूटेगा नहीं ना, कोई सा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। कुछ करना थोड़ी ना, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ 10-10 मिनट की, आपके फटाफट देखते चलो। क्यूपी क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप सेकंड की। सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं उसे। सेकंड क्या है आपका, अगर हम क्या करें कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तब क्या होगा, कहने का मतलब क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंडेंसर प्रोसेस। अब क्या है, कंडेंसर प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, कंडेंसर प्रेशर जो है आपका, कंडेंसर प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया। कहने का मतलब क्या हो गया, तब क्या होगा, पहले ही आपका डायग्राम बनाओगे तब अच्छे से हो जाएगा, गड़बड़ी नहीं होगा बिल्कुल ना। गलती आप बार बार कर देते हो, गलती नहीं करोगे। नॉर्मल एक प्रोसेस बना लेते हैं अपना, जैसे बनाया था अभी हमने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर क्या बुक करना है। ये रहा 1 एंटी क्लॉकवाइज एरो लगा देते हैं, 2 3 4, ये बात क्लियर है इतना, ठीक। अब क्या करेंगे, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा देंगे। कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाओगे आप तो 1 से 2 था, आप कहाँ पहुँच गए, आप 2 डैश पे पहुँच गए। इसके बाद यहाँ पे आए आप, ये 3 डैश हो गया। अब यहाँ पे आ गए आप, ये 4 डैश हो गया। ये क्लियर है ये बात, ठीक है। कहने का मतलब है पुरानी वाली 1 2 3 4 और नया वाला साइकिल क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश आपका 4 डैश, ठीक। न्यू साइकिल हो गया। हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये ओरिजिनल है आपका, ओरिजिनल है। और यहाँ पे जो हमने नया बनाया है 1 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, ये आपका है नया साइकिल है। दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे अपना सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर पहला देखते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखो भैया पहले H1 माइनस H4 ज्यादा था, अब क्या हो गया, H1 माइनस H4 डैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया है। ये क्या हो गया आपका, डिक्रीज, DCREASE, डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। नंबर सेकंड बात करेंगे किसका, वर्क इनपुट का। तो वर्क इनपुट क्या हो गया वो देखो जरा, पहले 1 से 2 तक कंपेयर करना था, आप कंप्रेस करना था, आप क्या करना पड़ रहा है आपको, 1 से जाके 2 डैश तक जाना है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये वर्क इनपुट हो गया है इंक्रीज। वर्क इनपुट क्या हो गया आपका, इंक्रीज। जब भैया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होगा, वर्क इनपुट इंक्रीज होगा, तो सीओपी क्या हो जाएगा, अभी भी आपको जस्ट बताया गया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा आपका। सीओपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपका। और साथ साथ एक बात और बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी। सीओपी डिक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, DCRE डिक्रीज, ठीक। यहाँ पे भी आप लिख लेना इस वाले में, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। चलिए ये दो बातें समझ में आ गई आपके। नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। नंबर थर्ड पे बोला गया है आपका, तो सारे पैरामीटर्स को कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अब सुपर हीट कर दिया जाए तब क्या होगा, सीओपी क्या बढ़ेगा या घटेगा देख लेते हैं। अगर सुपर हीट कर दिया जाए उसे, अब क्या है हमारा इफेक्ट ऑफ, इनसे एमसीक्यूज बनते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ सुपर हीट, ठीक। जितने टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, सुपर हीटिंग, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। अब देखेंगे सुपर हीट करने से क्या होगा, रेफ्रिजरेंट को अगर सुपर हीट कर दिया जाए तब, तो वही डायग्राम बनाते हैं, आपका डायग्राम बना के समझ लेते हैं। पीएच यहाँ पे बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, आप पढ़ोगे मन लगा के तो काम हो जाएगा आपका, जिस काम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 2 से 1 पहुंच गए, 1 से 2 एक कंप्रेशन कर दिया हमने जैसे करते थे नॉर्मल। ये रहा 3 है, ये 2 है, एंटी क्लॉकवाइज एरो। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैंने आपको पहले बता दिया। 1 2 3 4 आपका ओरिजिनल साइकिल है, 1 2 3 4 ये ओरिजिनल है। करना क्या आपको, यहाँ पे करना है सुपर हीट कर देना है। सुपर हीट का मतलब क्या है, अभी आपका 1 था, अब ये सुपर हीट रीजन पे ले जा रहे हैं, इसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेस, यहाँ पे भेजेंगे इस तरीके से। अब क्या हो गया, ये 1 डैश हो गया आपका, ये 2 डैश हो गया। अगर आप इसको मैं बोलूँ कि टीएस डायग्राम बनाओ तो आप बना पाओगे क्या, बिल्कुल आप बना पाओगे। देखो टीएस कैसे बनाते हैं, इसका बहुत आसान है, टीएस में भी कुछ नहीं है, बस कर्व को थोड़ा सा ऐसे करना है आपको। इसके बाद 3 2 4 जैसे कर रहे थे वो, यहाँ 4 हो गया, ये 3 हो गया आपका, ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है। साथ में यहाँ पे क्या था आपका, पहला यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, सेकंड यहाँ पे जा रहा है, ठीक। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा करके इस तरीके से, यहाँ पे क्या है 1 है, ये 1 डैश है आपका, ये 2 डैश है, ये 2 है, यहाँ पे 3 तो सेम ही रहेगा। ये कहने का मतलब आपका टीएस आप इजीली बना सकते हो पीवी को देख करके, पीएच को देख करके, ठीक। ये बात आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा देखो। यहाँ पे जब बोला गया आपका अब सुपर हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो सुपर हीट जब आप करते हो ना, ये डिपेंड करता है किस पे, रेफ्रिजरेंट पे, कौन सा रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हो।
उस रेफ्रिजरेंट के ऊपर क्या है, इसकी सीओपी डिपेंड करेगी टोटली। कैसे करेगी वो देखते हैं जरा। अब सुपर हीट, अगर आप एवोपरेटर को सुपर हीट कर देते हो, देखो जरा नंबर पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है, क्या है, सुपर हीटिंग इज डन इन एवोपरेटर। सुपर हीटिंग कहाँ है, एवोपरेटर में हो रहा है। एवोपरेटर में होने से क्या है, इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर ये अब यहाँ पे अच्छी बात है, ज्यादा वर्क होगा, यहाँ पे ज्यादा हीट निकलेगी, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज जाएगा। तो आप बोलोगे यस, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो सीओपी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात आपने बोला, यस राइट है बिल्कुल। चलिए नंबर सेकंड पॉइंट को देखते हैं जरा। अब देखो जो वर्क इनपुट है, इसके कंपेयर में क्या ये भी तो इंक्रीज हो रहा है, वर्क इनपुट भी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे यस, वर्क इनपुट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अब वर्क इनपुट इंक्रीज होगा तो सीओपी क्या होगी, डिक्रीज। भैया बड़ी ये तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में रेफरेंस इफेक्ट बढ़ रहा है, सीओपी बढ़ रहा है, यहाँ पे वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, सीओपी घट रहा है। तो क्या कहे, बोल क्या सकते हो, कहने का मतलब क्या है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो ये है, इसे स्टार बना के नोट करना है। अगर आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसमें इफ R12 आपका रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है, R12 के बारे में अभी और बताऊंगा आपको मैं, R12 हो रहा है, तो यहाँ पे सुपर हीट करोगे तो सीओपी क्या हो जाएगा, सुपर हीट करने से सीओपी आपका इंक्रीज होगा। अगर आपके फ्रिज में अमोनिया यूज हो रहा है, अमोनिया के बारे में आपको कल बताया था मैंने, आज बताऊंगा R12 के बारे में। फिर एक लास्ट में जब आप पढ़ेंगे अपना रेफ्रिजरेंट, तो आपको वहाँ बहुत आसानी से 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा उसे, ठीक है। इसलिए सारे धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ जहाँ पे जो आ रहा है रेफ्रिजरेंट उसके बारे में। अब R12 अब बताऊंगा। अभी अमोनिया यूज कर रहे हो, उसमें अमोनिया यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बढ़ेगा। वर्क डन बढ़ने से क्या होगा, आपका सीओपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में अच्छी तरीके से। अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं R12 के बारे में, फिर अपना एक टॉपिक और है उसे भी करेंगे थोड़ा। R12 को हम जनरली क्या बोलते हैं, फ्रीऑन 12। यहाँ से आपको जीके का एक बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा, इसे बोलते हैं हम क्या, फ्रीऑन 12। R12 को हम क्या बोलते हैं जनरली, फ्रीऑन, क्या बोलते हैं, फ्रीऑन 12। तो फ्रीऑन 12 को रेफ्रिजरेंट का हमेशा आपको केमिकल नाम याद होना चाहिए, कब इसको बैन कर दिया गया था, क्यों बैन कर दिया गया था, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो यही मतलब ये पढ़ने का ना, आप सीएफसी सुनते रहते हो, उससे जुड़ा हुआ क्या है, किस वजह से बंद करते हैं, ये सारी बातों को समझना होगा। तो फ्रीऑन 12 इसको बोलते हैं, फ्रीऑन 12 भी बोला जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है आपका, डाइक्लोरो फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, THEN, ठीक है। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी कि CCl2 ये इसका नाम हो गया, केमिकल नेम हो गया। इसको बैन कर दिया गया था कब, 1996 में। 1996 में इस पर क्या है, बैन लगा दिया गया, बिकॉज R12, देखो R12 अच्छे है, ये बिल्कुल आपका कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। और इसमें लेकिन क्या होता है, जो CFC पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन होल के लिए। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल, आपका ये बात याद रखना, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके तहत जो है, इसको इस गैस पे क्या बैन लगा दिया गया, इस रेफ्रिजरेंट पे क्या बैन लगा दिया गया। तो इसके जगह पे रिप्लेसमेंट भी आना चाहिए। तो R12 की जगह पे आजकल जो रिप्लेसमेंट आपका यूज करते हैं वो 134A, इसके जगह पे ये रिप्लेसमेंट है, और भी है, उसके जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। आपका R क्या है, 210, ये कई सारे इसकी जगह रिप्लेसमेंट है, अभी आप समझो जरूरी, इसको हटा के 134A यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। अच्छा, अब चलिए एक इसका लास्ट टॉपिक रह गया था अभी, अगर हम क्या करें, अपना सब कूल कर दें, तब क्या हो जाएगा, सब कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, अगर आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम को सब कूल कर दिया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा सीओपी पे, वो देख लेते हैं जरा। पहले चलो वही डायग्राम बनाते हैं। पीएच कर्व से आसान होता है, इजी होता है समझना, आपको काफी मदद मिलती है इससे। ये रहा पीएच कर्व बन रहा है आपका, पीएच कर्व बना दिया हमने। बनाने के बाद क्या, यहाँ से एक वर्क हमने बना लिया, जैसे समझते थे 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। ओरिजिनल साइकिल आपकी है 1 2 3 4, सब कूलिंग कर रहे हैं। सब कूलिंग का मतलब क्या है, अब जो ये आपका थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया गया, इधर थोड़ा इंक्रीज करने के बाद ये पहुंच गया आपका 4 डैश, ये हो गया आपका 3 डैश। इससे क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल है, अब 1 2 3 डैश एंड 4 डैश, ये आपका न्यू साइकिल है, ठीक। इससे क्या होगा, देखो नंबर पहला, सबसे पहले आप चेक करो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इस पे क्या हो रहा है, वो तो इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। नंबर सेकंड,
वर्क इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। जब एक चीज बढ़ रहा है तो सीओपी क्या हो जाएगा, सीओपी आपका इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। सीओपी के इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू जो आप कर पाओगे अच्छे तरीके से। सीओपी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सीओपी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी आपकी बातें थी, यहाँ तक मैंने समझाया आपको अच्छी तरीके से। अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पेज पे भी जाके आप रिव्यू अपना दे सकते हो, जो कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ भी इस तरीके से। बाकी क्या है, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट साइकिल अपना करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, वीडियो को देखते रहो अच्छे तरीके से। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी वांट टेक, थैंक यू।